हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉर्क। ये जो है लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसके बाद हम लोग गाउस लॉ पढ़ाएंगे। इसको एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं केवल टॉर्क के लिए आज, जिसमें हम पूरा डिटेल में एनालिसिस टॉर्क विषय में करेंगे। और आई होप पूरी कोशिश करेंगे कि टॉर्क में आपका कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा न रहे जो आपको समझ में ना आए। पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज हम टॉर्क को। क्या व्यवस्था होती है टॉर्क को, थोड़ा समझते हैं। हेडिंग में आप जैसे पढ़ रहे होंगे कि क्या लिखा है, टॉर्क एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो भी टॉर्क की बात करेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, हम कुछ इसी तरह दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। और ये समझते हैं कि एरो जो बीच में गैप है ये सेव होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर ये गैप कम ज्यादा है तो वो होगा फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। मतलब इधर हमारा कहीं ना कहीं प्लस होगा और इधर कहीं कहीं क्या होगा, माइनस होगा। अब इसमें हम अपना एक लेके आएंगे, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बच्चों, ये होता है डाइपोल जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक हमारा प्लस क्यू चार्ज और एक हमारा माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और ये दोनों जो है एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2l यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इस पे एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर रखे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इससे जो हमने यहाँ पे रेड से बनाया है ये हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा है कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बच्चों इस पे लगेगा फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। तो फोर्स जो है वो कैसे लगेगा, पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने लास्ट में भी बताया था, उसके पहले वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो निगेटिव चार्ज होता है उस पे जो फोर्स लगता है उस पे लगता है फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू E के बराबर। और वहीं पे इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो भी उतना ही लगेगा, लेकिन बस इसकी जो डायरेक्शन इस तरफ होगी, F इक्वल टू क्यू E। तो ये पूरी व्यवस्था है। अब देखेंगे कि अगर इस जिस तरह हमने आपको दिखाया है इस पे अगर फोर्स लग रहा है, इस डाइपोल पे इधर फोर्स लग रहा है, ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा स्टिक से समझाते हैं आपको। इस डाइपोल पे इस वाले पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है। तो ऐसे केस में जब डाइपोल हमारा इधर घूमेगा और ये वाला इधर घूमेगा तो ये कुल मिला के ऐसे घूमेगा डाइपोल, इस तरह से डाइपोल हमारा घूमेगा। तो इस स्थिति में ऐसे हमारा डाइपोल जो है घूमने का प्रयास करता है, ऐसे। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होने वाली है बच्चों वो कैसी होगी, वो होगी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये डायरेक्शन जो है, और ये भी इधर घूमेगा तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। डिटेल में पूरा बताएंगे। और ये हमारा होता है, ये इसको वो इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट O। यही इस डाइपोल का हम कहें तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। क्या है, सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट ये हमारा जो डाइपोल है वो घूम रहा है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अलावा घूम रहा है तो इसका एक्सिस भी होगा। एक्सिस कैसा होगा इसका, देखिएगा जो इसका एक्सिस है वो ऐसे होगा, इस तरीके से इसका एक्सिस बाहर ऐसे होगा, और इस पे डाइपोल हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समझना है।
अब ये देखिए दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में जो नेट फोर्स होगा, ऐसे केस में जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे केस में हमारा नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। और अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो हमेशा फोर्स एक बराबर क्यू ही लगेगा। इन दैट केस एफ नेट ऑलवेज जीरो रहेगा, किसी भी कंडीशन में लगा ले हमेशा नेट फोर्स आपको क्या होगा, जीरो ही होगा। आपका डाइपोल ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, तो ये जो इसको घुमा रहा है यही क्या है, यही इसका है टॉर्क। अब टॉर्क को निकालते हैं तो टॉर्क कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला ये हमारा कहाँ पे था बेटा, फर्स्ट ईयर में था, है ना। फर्स्ट ईयर भी टॉर्क था। अब फर्स्ट ईयर को अगर रेस्ट ईयर बना के पढ़े तो यहाँ तो काम गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर को अगर रेस्ट ईयर बनाए हो तब भी हम आपको यहाँ पे सारी कहानी बताएंगे, है ना। फर्स्ट ईयर के जैसे ही नाम लेते तो हम लोग गजनी बन जाते, सब बातें भूल जाते, तो गजनी नहीं बनना है। देखो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू फोर्स के बाद डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस आपको लेनी है किसकी किसके बीच में, फोर्स एंड एक्सिस के बीच में। जो एक्सिस होगा और जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम जो है यहाँ पे लेंगे। तो देखेंगे थोड़ा सा, ये फिर से इसको हम उठाते हैं तो बताते हैं, थोड़ा सा बड़ी स्किल है। तो एक्सेस इसका ऐसे है, इस तरीके से इसका एक्सेस है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे होगा, इसका एक्सेस ऐसे है, तो इसकी जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे इस फोर्स से वो ये वाली लेंगे ऐसे। तो यही डिस्टेंस को अगर हम इधर भी कंसीडर करके रखें, इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से भी ले ले तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम डिस्टेंस को लेंगे। अगर हम इसको एक्सिस को ऐसे डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, तो इस पॉइंट को हम ऐसे इस तरीके से इधर लेके जाएंगे और इसको इस तरह, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब बच्चों देखेंगे कि ये हमारा जो 2l लिखा हुआ है, इसको रेफरेंस पॉइंट से अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये L होगा, और इधर वाला भी पॉइंट हमारा क्या होगा, L होगा। इस L को अब देखिए, अगर हम इसको ये मान लें कि ये जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जो ये एंगल है वो थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा जो है थीटा होगा, और L को थीटा की तरफ करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, L cos थीटा, और ये जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, L sin थीटा निकल के आएगा। तो ऐसे ये हमारा निकल के आ गया। अगर सेम टू सेम व्यवस्था अगर हम इधर अप्लाई करते हैं और तो इधर भी हमारा एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, और इसमें भी यही चीज अगर हम समझते हैं और इसको भी ऐसे ही देखते हैं, तो ऐसे केस में जो थीटा है ये वाला, थीटा को जब इधर ये एल को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा एल साइन थीटा। तो एक टॉर्क तो ये बना और एक टॉर्क हमारा ये बना। तो इस तरीके से दो टॉर्क की वजह से हम जो है तो नेट टॉर्क इस पे निकालेंगे। तो नेट टॉर्क क्या होगा, इस पे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक हमारी डिस्टेंस मान लीजिए d1 हो गई, और अभी हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। दूसरा एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं d2, दोनों डिस्टेंस लिख लेंगे। अब देखेगा कि प्लस वाला है कि माइनस, हमने कहा जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनके लिए प्लस लिखा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखा जाता है। तो देखिए ये वाला भी ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज है, और ये वाला भी ऐसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस है। अब यहां से अगर इसको हम देखते हैं तो टाउ एफ की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई, ये यहाँ पे लिखी भी है और इसके पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको बताया भी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे, एल साइन थीटा है।
बताने के इसको बहुत तरीके से बहुत शॉर्ट में बताया जा सकता है देखो, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं जिससे क्या कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। यहां पर भी इसका क्या रहेगा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। इसको अगर हम यहां पे आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर तो क्या हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2Q, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं Q2L E साइन थीटा। अब बच्चों इसके बाद क्या करने वाले हैं, Q इंटू 2L को हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और E साइन थीटा। अब देखेंगे कि ये भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारा टॉर्क भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में हम देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं P वेक्टर फॉर्म में, P क्रॉस E। बेटा तब भी हमारा क्या आएगा, PE साइन थीटा ही आएगा। और टाउ अगर हम E क्रॉस P लिख दें तब भी हमारा जो है वो क्या आएगा, PE साइन थीटा ही आ जाएगा। EP हो जाएगा तो आगे पीछे चलता ही रहेगा, EP साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अब इसमें ये वाला करेक्ट है कि ये वाला करेक्ट है, दोनों में हमें चेक करना होगा। तो बच्चों अगर इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि P क्रॉस E का मतलब क्या होता है, P से मतलब होता है कि अगर आप दाएं हाथ के स्क्रू रूल लगाते हैं तो P से जब अंगुलियां ऐसे टर्न करेंगे तो अंगुलियां आपकी किधर घूमेगी, रेगुलर मूवमेंट की क्लॉकवाइज। तो ये हो गया P से E की तरफ, अंगुलियां जो है आपकी क्लॉकवाइज घूमेंगी। और इस केस में E से P की तरफ, तो अंगुलियां हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन डाइपोल की है क्या, क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन को क्लॉकवाइज किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। इससे कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, कौन होगा, P क्रॉस E। तो स्क्रू रूल से उससे हम इसकी डायरेक्शन बता पाते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कौन सी करेक्ट होगी, टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकाल पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, टॉर्क है। कौन सही होगा टॉर्क में, कौन कैसे गलत होगा, तो ये चीज आपको पहले टॉर्क के लिए कहानी को समझना है। अब अगली बात आती है कि कब टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा और कब टॉर्क आपका मिनिमम होगा। तो कौन कौन से केस हैं, क्या टॉर्क कभी जीरो भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स तो ऑलवेज जीरो है, टॉर्क भी कभी जीरो होगा, इसको समझते हैं। तो एक एक चीज को लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन जो हमारा होगा उसमें हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा टॉर्क है, व्हेन टॉर्क मैक्सिमम, क्या समझते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हेन टॉर्क मैक्सिमम। हमारा जो टॉर्क है वो कब मैक्सिमम होगा, अब इसको हम समझेंगे किस कंडीशंस में जो है हमारा टॉर्क जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बेटा ये समझिए कि जो थीटा की जो वैल्यू है, कौन कौन सी जगह साइन थीटा की वैल्यू जो आप प्लस माइनस 1 देखते हैं, इस केस में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आपको मैक्सिमम होता है। ठीक है, प्लस माइनस 1 के केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब ऐसे केस में अगर आप समझेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू आपको 90 मिल जाएगी, यहाँ पे 90 मिल जाएगी, और 270। दोनों केस में थीटा आपका मैक्सिमम होगा, और इन दोनों केस में हमारा टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। देखिए चलिए देखते हैं चित्र कैसे बनेगा इसका। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अपना जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, जबकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ इधर है, ये इधर है। इनके बीच अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये हमारा कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो जो एंगल होता है थीटा, जो होता है एंगल बिटवीन E एंड B,
ई एंड पी या पी एंड ई लिख लीजिए। जो एंगल होता है वो पी और ई के बीच, मतलब डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। वहीं पे अगर हम आपको ये बताएं कि जो है 270 के लिए कैसे बनेगा, तो अगर उसको समझने की कोशिश करें यहीं पे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखिए डायरेक्शन ये है आपकी, इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। और थोड़ा सा मैं इसको इरेज यहाँ पे कर देता हूं थोड़ा सा क्लियर समझने के लिए। इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये थी पहले वाले केस में, और इसमें भी ऐसे ही है। तो यहां पे अगर हम अपने डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखते हैं, अब देखिएगा ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, मतलब ये डाइपोल अब पहले 90 था 180 हुआ और ऐसे घूमते घूमते वैसे हो गया। हमें डायरेक्शन मतलब प्लस क्यू से देखनी है। तो प्लस क्यू देखिए पहले ऐसे 90 पे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, तो नीचे आ गया। तो अब ये देखिए कैसे, देखिए ये 90 नहीं है, देखिए पहले ये 90 हुआ, फिर 180 हुआ, अब ये फिर से 270 हो गया। तो इस केस में भी जो है टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इन दोनों केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा, इन दोनों केस में डाइपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें जो है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि अगर टॉर्क मैक्सिमम होने की ये कंडीशन है, टॉर्क अगर मैक्सिमम होने की कंडीशन जो आप देख रहे हैं अगर ये है, तो क्या टॉर्क कभी मिनिमम या जीरो भी हो सकता है? तो ऐसे केस में कब टॉर्क जीरो होगा, कब मिनिमम होगा? इसके लिए जो दूसरा एंगल आपको मिलता है वो है 0 और 180, यानी साइन थीटा के लिए जो आपकी थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ऐसे केस में थीटा या तो 0 हो या तो 180 डिग्री। तो ये दो केस के लिए वैल्यू मिनिमम होगी। तो क्वेश्चन क्या है, when torque minimum और 0, तो कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। और ऐसे केस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, या फिर 180 डिग्री के केस में ऐसा पॉसिबल होता है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा केस हो सकता है, कब होगा इस। और इन सभी केसेस में आप ये याद रखिएगा कि फोर्स ऑलवेज क्या है, हमारा 0 है। और ये भी कब 0 है, जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए इसमें भी हम समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया सी बात कि ये हमारा क्या है, एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम रखने वाले हैं अपने डाइपोल। डाइपोल हमारा 0 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि कैसे होना चाहिए, ये हमने रखा -q और ये लिया +q। तो इस तरीके से जो हमारा डाइपोल होगा, ये है इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस 2l हो गई, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इधर ही होगा, -q से +q। तो बटवीन एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, 0 है। थीटा कैसे डिग्री है यहाँ पे, 0। तो दोनों पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। अब ये कौन सी कंडीशन आएगी, अब यहाँ पे समझिएगा कि ये टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, एंगल 0 हो गया, टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे टाउ हमारा क्या हो जाएगा, 0। फोर्स तो पहले से ही 0 था और इस केस में हमारा टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब टॉर्क जब 0 हुआ
तो अब देखिएगा कि ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फर्स्ट ईयर पढ़ा है ना सर, फर्स्ट ईयर की बात ना करो तो अच्छा है ना। फर्स्ट ईयर की बात करोगे हम गजनी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर की बात नहीं करते तो यही समझिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। दूसरा केस अगर हम यहां पे लेते हैं, ये क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा अगर 180 डिग्री यहां पे लेंगे तो देखिएगा अब टॉर्क कैसे हो जाएगा। अब अगर टॉर्क कंडीशन कैसे देखेंगे, देखिए इस तरह से टॉर्क दिखाई पड़ेगा, ये हमारा प्लस क्यू हो जाएगा, अब ये माइनस क्यू। डायपोल मोमेंट किधर होगा, डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमारा इधर से इधर की तरफ होगा, जबकि पहले वाले केस में डायपोल मोमेंट भी हमारा इधर से इधर था, भाई माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उधर है। तो यहां पर भी अब ये डायपोल कहीं नहीं जाएगा, ये भी कौन सी कंडीशन डायपोल आपका रहेगा, ये भी आपका इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। सर ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, यहां भी टार्क जीरो, फोर्स जीरो, यहां पर भी टार्क जीरो। तो देखिए दोनों में एक फर्क है, एक है जो एक यहां पर है ये स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे, देखिए कि अगर हम टार्क को थोड़ा सा खिसकाएं, थोड़ा सा स्लाइटली धक्का दे दे, स्लाइटली फोर्स लगा दे, तो देखिए क्या होगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए हल्का सा माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस माइनस क्यू पे फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, इक्वल टू क्यू, और इस पे भी फोर्स कितना लगेगा, इधर लग जाएगा। तो जैसे हल्का धक्का आपने से दिया, ये तुरंत ऐसे हल्का घूमा और घूम के फिर ऐसे, मतलब पुनः अपनी उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जिस कंडीशन में है ओरिजिनल कंडीशन पे फिर से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो क्या है, व्हेन वी स्लाइटली फोर्स ऑन अ चार्ज then dipole return back to its original position automatically, this equilibrium known as stability। इस वाले कंडीशन में अगर आप देखेंगे, थोड़ा करके देखते मजा आएगा। देखिए इस वाले कंडीशन में अगर हमने डाइपोल को ऐसे किया, और इस ये कैसा है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, थोड़ा सा घुमा दिया, हल्का सा फोर्स दे दिया, तो जैसे ही फोर्स देखे क्या होगा, जरा देखो इस वाले पे कैसे फोर्स लगेगा, इधर, और इस वाले पे माइनस क्यू पे फोर्स इधर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, और ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, पूरा फिर से घूम जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हमेशा डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, इसलिए यहां तो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां नहीं, तो यहां जैसे ही तुम धक्का दोगे वैसे इसको मौका मिल जाएगा, फिर अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देख लीजिए दोनों में, कोई समस्या तो है जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स जो है खुला रहता है, ऑफ नहीं रहता है हमारा। सारी प्रॉब्लम जो इसमें स्टेबल अनस्टेबल की थी वो हम बता देते हैं। अब देखो बच्चा, कहानी क्या है, किसी का अगर टार्क जीरो है और फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो होने से वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा। अगर फोर्स जीरो हो गया तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब फिर वो चल नहीं पाएगा, अपंग हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, ये लिखे दे रहा हूं, चल नहीं पाएगा। अरे समझ गए क्या नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर टार्क जीरो है तो टार्क जीरो होने पे उसका रोटेशनल मोशन नहीं हो पाएगा,
मतलब ना चल पाएगा ना ही घूम पाएगा। तो अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो वह घूम नहीं पाएगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा हमने आपको कहानी बताई, पूरा टॉर्क क्या होता है वो समझाया, कि इस पे फोर्स कैसे लगता है वो बताया। सारी चीजें आपको फिलहाल समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई समस्या जरूर रहे तो आप पूछ जरूर सकते हैं। इस कंडीशन में अनस्टेबल इसलिए था, अगर और आपको समझना हो तो देखिए इसमें टॉर्क ऐसे होता, ऐसे टॉर्क चल रहा, मतलब खींच रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। यहां देखिएगा ये ऐसे F इक्वल टू क्यू ई, और यहां पे ऐसे हो रहा है। जबकि इस वाले कंडीशन में माइनस क्यू फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब दबाए दे रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही धक्का मिलेगा, कोई दबना चाहे फर्क घूम जाएगा अपने, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डाइपोल को अपने डायरेक्शन में रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। इसलिए इसमें घूम जाएगा तो ये अनस्टेबल है, और ये इसमें ऑलरेडी टाइप डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है, स्टेबल है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। एक बार इसको देख लीजिए, कोई भी डाउट रहता है आप लोगों का तो इसमें आप जो है कमेंट करिए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। फिलहाल पूरी कोशिश की है कि आपका टार्क जो है पूरा क्लियर हो जाए, कहीं से भी 1% भी डाउट न रहे। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं कि देखिए कि क्या है, पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक डाइपोल है हमारा 2l डिस्टेंस, इसको हमने ये हमारा क्या लिया था, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देखिए, अगर एंगल थीटा के साथ था तो ये भी थीटा होगा, और थीटा के लिए L cos थीटा, और इधर क्या होगा, L sin थीटा। तो ये L sin थीटा होगा, सेम ऐसे भी इधर L sin थीटा होगा। प्लस जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट लगता है। तो कुल मिला के जो हमारे टॉर्क रहेगा वो कैसे घूमने चालू कर, जो डाइपोल रहेगा वो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इस तरह से डाइपोल हमारा घूमेगा, इस तरीके से। और जब डाइपोल हमारा ऐसे घूमना चालू होगा, ऐसे, तो किस डायरेक्शन में आ चुका होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, जो मैं बताया हूं, क्लॉकवाइज होने वाली है। फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ये क्या है जो हमने आपको दिखाया, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। किस केस में, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होती है वो होता है फोर्स एंड एक्सेस। तो एक्सेस हमारा ऐसे है, तो अब ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसको ऐसे लेते हैं। तो ये डिस्टेंस ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने। तो देखिए एक टॉर्क इस पे लग रहा है, इसको मान लीजिए हमारा टॉर्क क्या था, τ1 था, और ये टॉर्क क्या था, τ2 था। तो ये दोनों जो टॉर्क थे, टॉर्क को हम τ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक टॉर्क हमारा ये हो गया, एक टॉर्क ये हो गया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया क्यू ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई L sin थीटा। यहाँ पे फोर्स हो गया ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से L sin थीटा। F की वैल्यू क्यू ही L sin थीटा, यहाँ पर भी रखे क्यू ही L sin थीटा। क्या आ जाएगा, τ इक्वल टू क्यू इंटू 2l E sin थीटा, जहां 2l क्यू को हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट P E sin थीटा। फिर देखिए इसको, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, τ इक्वल टू P इंटू E, P क्रॉस E। अब P क्रॉस E की जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो इसका हम P से हम घुमाएंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो टॉर्क होगा। अब टॉर्क क्वेश्चन था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो sin थीटा इक्वल टू, जब +-1 के केस में जो है टॉर्क मैक्सिमम लिया जाता है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू 90 या हो या 270 हो। दोनों के आप एंगल देखिए, ये जब माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, तो ये एंगल जो है ऐसे है, टॉर्क हमारा ऐसे है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और जब भी ये हमारा डाइपोल घूम जाएगा ऐसे 90 से 180, 180 से ऐसे, तो ये हो गया 270। इन दोनों केस में टॉर्क हमारा क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। इन दोनों केस में हमारा जो टॉर्क होगा बच्चों वो होगा मैक्सिमम, और इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू होगी PE के बराबर। और यहाँ पे PE ऑलवेज क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होंगे। इस केस में जब टॉर्क मिनिमम या जीरो भी हो सकता है, इसको समझेंगे तो sin थीटा इक्वल टू 0 लेंगे।
थीटा का वैल्यू 0, ये हो गया 180, तो थीटा इक्वल टू जब 0 लेंगे तो देखिए डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और फोर्स यूं लग रही होगी और यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि टॉर्क भी 0 रहेगा और फोर्स भी 0 रहेगा। स्टेबल क्यों होगा, हमने बताया था कि अगर हल्का सा चार्ज देंगे, इसको हल्का सा धक्का दिया तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसलिए ये स्टेबल है। लेकिन यहां हल्का धक्का तुम देख के तो देखो, ये तुरंत घूम जाएगा, तुरंत इनका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। टाउ इक्वल टू 0, फोर्स भी 0। इस केस में टाउ भी 0, फोर्स भी 0। यहां पे परपेंड जो है P और E ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है, यहां पर या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। तो इस केस में आपके जो P और E है वो क्या है बच्चों, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। और इस केस में अगर बताएं तो हम आपको इस केस में ये एंटी पैरेलल है, इस तरीके से। अब जब टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, तो ऐसे केस में क्या ये डाइपोल घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि अगर फोर्स 0 है तो ये चल नहीं पाएगा। चलने मतलब क्या है, डाइपोल हमारा ऐसे नहीं जा पाएगा, ठीक। और ऐसे केस में जब टॉर्क भी 0 है तो ये जो ऐसे था ऐसे, ये घूम भी नहीं पाएगा। मतलब टॉर्क मान लीजिए ऐसे है ना, पहले ऐसे था तो F0 होने की वजह से ये ऐसे जा नहीं पाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा। और अगर रोटेशनल मोशन टाउ भी 0 हो गया तो टाउ होने की वजह से जब ऐसे स्टेबल हो गया तो इस केस में अब ये घूम भी नहीं पाएगा ऐसे। इस वाले केस में क्या था, हल्का सा ऐसे था तो अगर हल्का धक्का दिया तो ऐसे हो गया, और इस वाले केस में चार्ज अगर उधर प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है तो हल्का सा धक्का दिया तो ऐसा घूम के फिर ऐसे हो जाएगा। तो टॉर्क यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, दोनों केस में टॉर्क हमारा 0 होता है। और जब टॉर्क जब 0 होगा तो घूमेगा भी नहीं और फोर्स 0 रहेगा तो चलेगा नहीं। तो ये हमें आपको फिर से बच्चों पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाया है, हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई भी रहे तो आप कमेंट करिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।